तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 24 है स्कॉलर में, यू बीकॉम ऑनर्स 2017 कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखा है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है। देखो शेयर कैपिटल 9,20,000 का 9,20,000 ही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सरप्लस का डिटेल दिया हुआ है नीचे में नोट्स टू अकाउंट्स में। सरप्लस में रिजर्व का बैलेंस 2,40,000 से 2,40,000 ही था, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस में चेंज हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर में डिबेंचर्स है 8% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 2 बना के दिया है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है एंड प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया है क्वेश्चन में। करंट एसेट में स्टॉक दिया है, डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम लोग देख सकते हैं जो कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो 3,60,000 है। सीसीई का जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो 3,60,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 3,60,000 है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आया। चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तब क्या रहेगा, नील रहेगा। मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नील। तीनों एक्टिविटी को ऐड लेस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नील। हम लोग को एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला है पॉइंट नंबर 1, और क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिडक्शन का भी एनालिसिस भी दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, 10% डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग 2021-22। तो लास्ट ईयर का जो शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा उसके ऊपर 10% में डिविडेंड पे किया है, जो कि प्रपोज डिविडेंड है। मशीनरी 1,20,000 का हमने परचेज किया था, और ओल्ड मशीन जिसका कॉस्टिंग प्राइस था 48,000, जिसमें आज तक 24,000 का डेप्रेशन हो चुका है। 48,000 का मशीन कॉस्टिंग प्राइस था, उसमें 24,000 का डेप्रेशन हो चुका है, तो उसका डब्ल्यूडीवी कितना है, रिमेनिंग 24,000। और 24,000 का मशीन को हमने सेल किया है 16,000 में, तो सेल करके लॉस कितना हो रहा है, 8,000। 8,000 का लॉस। रुपीज 80,000, 8% debentures were redeemed by purchase from the open market at rupees 96 for a debenture of rupees 100 at the beginning of the year। तो रिडेम्पशन हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिडेम्पशन डिस्काउंट में हुआ है। रिडेम्पशन यहाँ पे किस में हुआ है, डिस्काउंट में हुआ है। इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1,44,000 वर्थ सोल्ड एट बुक वैल्यू। हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा भी है, और 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट 1,44,000 में ही बेचा है, मतलब बेच के ना ही कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस। और बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर बता दिया 20,000। तो हम लोग स्टार्ट करते सम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई डिटेल दिया है। देखो तो क्वेश्चन में क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई डिटेल है, क्या टैक्स बोल के कोई एडजस्टमेंट है सम में। तो सम में ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस है और ना ही टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्किंग नोट 1 से। 1.5 पेज का जगह छोड़ देंगे, स्टार्ट करते सम। 1.5 पेज का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए एक पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। चेक करो कितना दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है क्वेश्चन में 92,000। क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है 92,000। उससे हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो कि कितना रहेगा 64,000। तो 92,000 में से 64,000 माइनस कर दो, निकालो कितना आ रहा है 28,000। तो ये जो 28,000 आएगा इसके सामने लिख देंगे इंक्रीज इन पीएल। इंक्रीज इन पीएल
इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस सेम है। नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो, जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो नील। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नील, ठीक है। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नील। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्वेश्चन में बोल रहा है 10% ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ड्यूरिंग 2021-22। तो हम लोग चेक करेंगे लास्ट ईयर का 20-21 का कैपिटल कितना था, शेयर कैपिटल था 9,20,000। इस साल कंपनी जो डिविडेंड पे करेगा लास्ट ईयर का कैपिटल के ऊपर पे करेगा। लास्ट ईयर कैपिटल 9,20,000 था, तो 9,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 92,000। वही हो जाएगा हम लोग का प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर में कंपनी जो डिविडेंड पे करेगा वो लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में पे करेगा 92,000। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर इंटरिम डिविडेंड, जो कि हम लोग को हमेशा कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट के बाहर, तो इंटरिम डिविडेंड बोल के कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो नील। तो 92,000 को आउटर में निकाल के ऐड कर दो, तो यह आ रहा है 1,20,000। तो इसके सामने लिख देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और तुम एक चीज नोटिस करना, इस सम्स में टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो लिख देंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स नील। इस सम्स में कोई टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख देंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स नील। तो यही हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम लोग का हो गया वर्किंग नोट 1। ये हम लोगों ने बना लिया है वर्किंग नोट 1। अब वर्किंग नोट 1 बनाने के बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सम्स, फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग को दरकार पड़ेगा वर्किंग का, हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। मेन सम में हेडिंग दे देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। इसके अंदर लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर्स एंड 3 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड 3 अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हेडिंग दे दिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर में सबसे पहले आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आया था अमाउंट, 1,20,000। तो सेकंड कॉलम में हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,20,000। इसमें हम लोग लिख देते हैं ऐड
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें हम लोग सबसे पहला आइटम ले लेंगे डेप्रीशिएशन। ध्यान से देखो, नोट नंबर 2 में, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है 48,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है 1,04,000। और नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 में जो मशीनरी सेल हो रहा है, अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,76,000, 1,60,000 एंड 1,76,000। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी बिक रहा है, जो मशीन सेल हो रहा है, उसमें आज तक कितना डेप्शन हुआ है 24,000। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट 2, रिटर्न बैक टू वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर डेप्रीशिएशन, कैलकुलेशन फॉर डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, सबसे पहले लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जो कि कितना दिया हुआ है 1,76,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 1,76,000, उसमें लिख देंगे एड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ऑन एसेट सोल्ड। तो जो एसेट बिक रहा है उसमें आज तक कितना डेप्शन हो चुका है 24,000। जो एसेट बिक रहा है जिसमें नंबर 1 बी में चेक करो, उसमें आज तक कितना डेप्शन हो चुका है 24,000। और इसी से हम लोग लेस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जो कि है 1,60,000। तो कितना आ रहा है चेक करो, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है 40,000। तो ये आ जाएगा डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो वर्किंग नोट बना के हम लोगों ने निकाल लिया डेप्रीशिएशन का फिगर ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 2। अब इसको हम लोग मेन सम में पुट कर देंगे। ये हमारा वर्किंग नोट 2 है, इसको मेन सम में पुट कर देंगे हम लोग। तो वर्किंग नोट हमने कैसे बनाया, हम लोगों ने लिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका फिगर ले लिया, उसमें ऐड कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। आज तक जो एसेट बिक रहा है उसमें आज तक जितना भी डेप्शन हुआ है टिल डेट, वो हम लोग ऐड बैक कर देते हैं और उससे लेस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को मिल जाता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वर्किंग नोट 2 हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख देंगे मेन सम में। तो मेन सम में लिख देंगे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इनर मोस्ट कॉलम में 40,000। और ये कहां से आया, वर्किंग नोट 2 से आया। इसके अलावा चेक करो, क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी दिया हुआ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में 8%। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि ये जो रिडेम्पशन हुआ है ये कब हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। पढ़ो सबको, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, सी, थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़े से तुमको समझ में आ जाएगा कि जो रिडेम्पशन हुआ है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है। अगर हमने लोन चुका दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा। क्लियर।
तो ध्यान से देखो, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट हम यहाँ पे लगेगा वो कितना होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट लगेगा 8%, कितना के ऊपर, 2,80,000 के ऊपर। तो लिख देंगे एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2,80,000 के ऊपर 8%। ठीक है, तो 2,80,000 के ऊपर 8%, 12 महीने के लिए कितना आ रहा है, 2,80,000 का 8%, 22,400, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसके अलावा सब कोई पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 1 या एडजस्टमेंट नंबर 2, जो मशीन सेल हुआ उसका कॉस्ट कितना था, 48,000, उसमें आज तक कितना डिडक्शन हो चुका है, 24,000। तो आज के डेट इसका WDV कितना, 24,000, और 24,000 का मशीन को हमने सेल किया है 16,000 में, 24,000 का मशीन को 16,000 में बेचा है, तो 8,000 का लॉस। तो यहां पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, 8,000। लॉस ऑन सेल कैसे निकालते हैं, WDV को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो यहां पे देखो WDV ऑफ मशीन कितना है, 24,000, और सेलिंग प्राइस है 16,000। इसके अलावा चेक करो, क्वेश्चन में लिखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये जो बैड डेट है ये एक नॉन कैश आइटम है, इसके कारण कैश का कोई फ्लो नहीं होता है। तो क्योंकि बैड डेट एक नॉन कैश आइटम है, तो बैड डेट को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड बैक कर देंगे। तो लिख देंगे एड बैड डेट रिटर्न ऑफ, कितना है बैड डेट, 20,000। बैड डेट को पहचानो, बैड डेट एक ऑपरेटिंग लॉस है, बट बैड डेट एक नॉन कैश आइटम है, इसलिए एड बैक हो जा रहा है। और तुम देखो, और इस क्वेश्चन में डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया, डिबेंचर का रिडेम्पशन डिस्काउंट में हुआ है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। और कुछ ऐड का आइटम में, ऐड का आइटम में और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। ना ही इस क्वेश्चन में देखो कोई गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट है, ना ही कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स है, ना ही कोई इंक्रीज इन प्रोविजन है, तो और ऐड का आइटम नहीं है। तो इन चारों को ऐड करके आउटर में निकालो, 40,000 प्लस 22,400, 90,400। तो 1,20,000 में 90,400 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2,10,400, 2,10,400। 2,10,400 से लिखेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें आ जाएगा डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके लिए हम लोग पढ़ लेंगे पॉइंट नंबर सी। देखो पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा है, 80,000 का जो डिबेंचर रिडीम हुआ, कैसे पता 80,000, देखो डिबेंचर में जो डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का, वो 80,000 का है। 8% debentures were redeemed by purchase from the open market at ₹96 for a debenture of ₹100। डिबेंचर 100 का था, 100 के बदले 96 करके पेमेंट किए, तो कितना रुपया कम पेमेंट किए पर डिबेंचर, 4 रुपया। तो 100 रुपया के बदले 4 रुपया 4% होता है, तो 80,000 का भी हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधी 4% निकाल देंगे। 80,000 जो रिडेम्पशन हुआ है उसका क्या निकाल देंगे, 4% निकाल देंगे। और पहले देख लेते हैं ये इनर में जाएगा कि आउटर में। और कोई इनकम नहीं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, देखो एक इन्वेस्टमेंट बिका तो है पर उसको बेच के कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, तो ये अकेला आइटम है 3,200, इसको सीधा निकाल दो, सेकंड कॉलम में लिख दो। तो 2,10,400 में से 3,200 लेस कर देंगे,
कितना आ रहा है? 2,07,200। ये जो 2,07,200 आया इसके सामने लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके सामने लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हम लोग का निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक क्लियर है सबको? ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया हम लोग का 2,07,200। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सम में करंट एसेट के नाम पे हम लोग को इन्वेंट्री दिख रहा है, दिख रहा है इन्वेंट्री। देखो स्टॉक कितना से कितना हो गया, 3,28,000 से 4,24,000 हो गया। इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया है, मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो लेस होगा। डेटर्स 2,68,000 से 1,72,000 हुआ है, लेकिन एक बैड डेट भी था, तो हमको उसको कंसिडर करने के बाद देखना पड़ेगा कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 से 8,000 हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर्स 4,12,000 से 3,84,000 हो गया, डिक्रीज हो गया लाइबिलिटी, तो कैश का आउटफ्लो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 52,000 से 48,000 हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, कैश का आउटफ्लो। क्लियर? तो लेस वाला आइटम ज्यादा है तो पहले लेस वाला ही कर लेते हैं। लिखो लेस इंक्रीज इन स्टॉक, लेस इंक्रीज इन स्टॉक। देखो स्टॉक कितना से चेंज हो गया, 3,28,000 से 4,24,000 हो गया। कैलकुलेटर 96,000, 96,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है इसलिए इसको हम लोग लेस कर दे रहे हैं इनर कॉलम में। उसके बाद अभी के लिए डेटर्स को छोड़ दो, उसको बाद में देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस देखो 4,000 से 8,000 हो गया, मतलब वो भी इंक्रीज हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लिख देंगे इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गया, मतलब हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो लिख देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, जब भी कैश का इनफ्लो होगा ऐड, आउटफ्लो होगा लेस। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना, 28। एंड डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी लेस हो जाएगा क्योंकि ये भी डिक्रीज हो गया है, पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 4,000। क्लियर? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? क्लियर? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000। देखो डेटर्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, कौन सा बनेगा, 3। तो लिखेंगे वर्किंग नोट 3 डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट में लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स अकाउंट। तो लेजर बना रहे हैं डेटर्स अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फिर से डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखो डेटर्स अकाउंट, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 2,68,000। तो सबसे पहले लिख देंगे 2021 अप्रैल का 1 तारीख, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 2,68,000। सिमिलरली हाँ, सिमिलरली लिख देंगे 2022 मार्च 31 क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। तो बाई बैलेंस सीडी हम लोग क्लोजिंग डेटर्स लिख देंगे 1,72,000। तो हमने ओपनिंग डेटर्स लिख दिया टू बैलेंस बीडी 2,68,000 और क्लोजिंग डेटर्स लिख दिया बाई बैलेंस सीडी 1,72,000। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि एक बैड डेट भी हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर जो बैड डेट हुआ है उसको हम लोग क्या बोल के दिखा देंगे 2022 मार्च 31। बैड डेट का जर्नल एंट्री सोचो, बैड डेट हमारा लॉस होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट एंड ड्यू टू बैड डेट डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो डेटर्स क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन गया बैड डेट टू डेटर्स, तो डेटर्स में लिख देंगे बाय बैड डेट। कितना था बैड डेट 20,000, 20 था ना, तो बाय बैड डेट 20,000। अब इस लेजर को बैलेंसिंग करेंगे और चेक कर लेंगे हम लोग का कलेक्शन कितना आ रहा है। ऊपर में भी बैड डेट हम लोग 20 लिए थे ना, ठीक है। कितना आ रहा है 76,000। मतलब ये हो जाएगा बाय कैश, नीचे डैश देके कलेक्शन बैलेंसिंग फिगर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेटर से हमको कितना कलेक्शन हुआ है 76,000। और क्योंकि कलेक्शन हुआ है तो कैश का इनफ्लो हुआ है, और क्योंकि कैश का इनफ्लो हुआ है इसलिए ये ऐड हो जाएगा। तो लिख देंगे ऐड, मेन सम में लिख देंगे ऐड डिक्रीज इन डेटर्स, मेन सम में लिख देंगे ऐड डिक्रीज इन डेटर्स। तो कितना लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स 76,000। तो ये डेटर्स अकाउंट को मिटा देते हैं, बन गए डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट हटा देते हैं, यहां से हमको ये पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर कलेक्शन हुआ है 76,000। पहले ये सब लेस का आइटम है, इन सबको ऐड करके पहले आउटर निकालो। 1,32,000, 1,32,000 लेस कर दो, कितना आ रहा है 75,200। लेस करने के बाद आ रहा है 75,200। इसके सामने कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे लिख दो ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 76,000। 76,000 ऐड कर दो, कितना आ रहा है 1,51,200। हम लोगों ने सारा करंट एसेट का एडजस्टमेंट कर दिया, सारा करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर दिया। अब इसके सामने हम लोग क्या लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे हम लोग हर बार क्या लेस कर देते हैं टैक्स पेड, टैक्स पेड जो कि सम्स में नहीं है तो नील, तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,51,200। और क्योंकि ये फिगर पॉजिटिव है इसलिए इसके सामने लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां तक क्लियर है। ऑपरेटिंग के बाद हम लोग क्या बनाएंगे इन्वेस्टिंग। तो लिखेंगे यहां पे कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो इन्वेस्टिंग का सम्स बनाते समय हम लोग को भूल के भी लायबिलिटी साइड नहीं देखना है, सिर्फ एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में हम लोग को दिखेगा कि हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा या फिर सेल किया होगा, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज सेल किया होगा। तो पहले जो जो दिख रहा है ना वो बैठा देते हैं। तो तुम देखो, तुमको एडजस्टमेंट में दिखेगा, एडजस्टमेंट नंबर 2 में तुमको दिखेगा कि हम लोगों ने एक मशीन खरीदा था। कितना में खरीदा था? 1,20,000 में। तो पहले जो जो दिख रहा है वो बैठा देते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी के कारण कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो लिख देंगे 1,20,000 नेगेटिव। सिमिलरली सेल ऑफ मशीन के कारण कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी 16,000 पॉजिटिव। 16,000 पॉजिटिव। क्लियर? मशीन परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो, मशीन सेल किया तो कैश का इनफ्लो। एक और आइटम तुमको दिखेगा पॉइंट नंबर डी में, इन्वेस्टमेंट वर्थ जिसका वैल्यू था 1,44,000 वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू, मतलब जितने का था उतना में ही बेच दिया, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। तो यहां पे दिख जाएगा तुमको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,44,000 कैश का इनफ्लो। अब एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें नोट्स टू अकाउंट्स में, तो लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख था, 6 लाख का 6 लाख ही रह गया, ओपनिंग भी 6 लाख, क्लोजिंग भी 6 लाख, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ना ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ ना ही कोई सेल हुआ। मशीन का ओपनिंग बैलेंस 2,08,000 था और एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करने के बाद WDV 48 है एंड क्लोजिंग WDV 1,04,000 है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें, कैलकुलेटर ले लेना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन 1,04,000 है, उसमें ड्यूरिंग द ईयर मशीन का जो डेप्रिसिएशन हुआ था 40,000, उसको ऐड करो, सेल वैल्यू ऑफ मशीन 16,000 ऐड करो, मशीन बेच के 8,000 का लॉस हुआ उसको भी ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन 48,000 लेस कर दो, कितना आ रहा है बैलेंस? 1,20,000। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट बना के कुछ नहीं निकलेगा, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर हम मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस पुट करते तो कितना पुट करते? 48। क्लोजिंग बैलेंस लिखते तो कितना लिखते? 1,04,000। मशीन जो सेल हुआ है तो वो सेल दिखाते हम लोग बाई बैंक, सेल 16,000। मशीन को बेच के जो लॉस हुआ है वो 8,000 का लॉस दिखाते। मशीन का जो डेप्रिसिएशन हुआ था ड्यूरिंग द 40,000 वो दिखा देते। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 आता, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, मशीनरी लेजर बना के यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मशीनरी का लेजर नहीं बनाएंगे। मतलब जो है दिख रहा है यही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तुम देखो इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, इन्वेस्टमेंट देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितना था और कितना हो गया। इन्वेस्टमेंट था 4,40,000, 2,96,000 हो गया। तो चेक करो डिफरेंस कितना होता है, वही है 1,44,000 है ना। 4,40,000 माइनस 2,96,000 करेंगे तो 1,44,000। इसका मतलब इन्वेस्टिंग में और कुछ भी नहीं आएगा। सेट ऑफ करो इन तीनों को, कितना आ रहा है? 40,000, 40,000 पॉजिटिव। तो लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब लास्ट आइटम, इन्वेस्टिंग के बाद हमको क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और हमको याद रखना है कि फाइनेंसिंग का सम्स बनाते समय हमको भूल के भी एसेट साइड नहीं देखना है। फाइनेंसिंग का सम्स बनाते समय हमको भूल के भी एसेट साइड नहीं देखना है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग दे देंगे उसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो शुरू करेंगे शेयर कैपिटल के साथ। ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल कितना से कितना हो गया, कोई चेंज ही नहीं आया है। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ना ही कोई हमने शेयर इशू किया है और ना ही कोई रिडेम्पशन हुआ है।
तो शेयर कैपिटल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर्स कितना कम हो गया, 3,20,000 से 2,80,000, 3,60,000 से 2,80,000 हो गया, 80,000। बट पेमेंट 80,000 नहीं हुआ है, 80,000 में 4% कम हुआ है, हमने डिस्काउंट में पेमेंट किया था। तो लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स at a discount of 4%, मतलब 80,000 का बेसिकली 96%, जो कि कितना होता है माइनस करके 76,800। तो इसको हम लोग दिखा देंगे सेकेंड कॉलम में नेगेटिव, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 76,800 नेगेटिव। भूलेंगे नहीं, हमने जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑपरेटिंग में ऐड किया था यहां उसको एज पेमेंट दिखाना है, तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड कितना आया था ऑपरेटिंग में 22,400। तो यहां पे वही दिखा दिए, डन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, इसके अलावा डिविडेंड पेड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10% डिविडेंड, 9,20,000 का शेयर कैपिटल के ऊपर 10% हमने डिविडेंड पे किया था 92,000। और कुछ फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, बस फाइनेंसिंग को एडजस्ट करके देखो कितना आ रहा है, 1,91,200 नेगेटिव। क्योंकि ये नेगेटिव आया तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्या करना है, आउटर मोस्ट कॉलम में तुमको 3 अमाउंट दिख रहा होगा, तीनों को सेट ऑफ करके देखो नील आ रहा है कि नहीं, नील आ रहा है तो यही हमारा टारगेट था, हमको यही लाना था। तो इसके सामने लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नील। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि कितना दिया हुआ क्वेश्चन में चेक करो। कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 10,000, कितना था 360, 3,60,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। विद दिस ये सम खत्म हो गया।